हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका सक्सेस प्लस एकेडमी चैनल पे। तो आज हम जानेंगे टैक्सेशन के बारे में। टैक्स हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटीज़ करती है वो उस सब का पैसा टैक्स से आता है। जो भी गवर्नमेंट रोड बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, हम सबको पता है उसका पैसा टैक्स से जाता है। टैक्स हम लोग भरते हैं। तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स एक्चुअली में होता क्या है, और इसी वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें, और आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। पहले हम समझेंगे कि टैक्स होता क्या है। टैक्स एक वो फीस है जो हमें देनी ही पड़ती है, इनवॉलंटरी, हम इससे बच नहीं सकते। हमें ये देनी ही पड़ेगी ताकि गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर सके। ये इंडिविजुअल पे लगती है और कॉर्पोरेशंस पे लगती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, बेसिकली टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग इंसानों पे पड़े, और डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक इंसान पे पड़े। ये हम आगे समझेंगे। देखिए, टैक्स जो है उसमें डायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस आते थे, जैसे कि वैट। ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में ओनली जीएसटी आता है। तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स हट चुके हैं और ओनली जीएसटी हो चुका है। एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब हट चुके हैं और ओनली जीएसटी हो चुका है। जीएसटी में भी दो आते हैं, इंट्रा और इंटर। इंट्रा मतलब अगर आप एक ही स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, डील कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, तो आपको इंट्रा स्टेट जीएसटी देना पड़ता है, जिसमें सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी देना पड़ता है, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये हम आगे बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स में दो टैक्स होते हैं, इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो होता है बेसिकली वो उसका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम परसेंट में होता है। देखो, इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों क्या होते हैं। इंसिडेंस का मतलब होता है कि जैसे आपने टैक्स दिया, मैंने आप पे एक टैक्स लगाया, और आपने जो टैक्स दिया वो किसी पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। तो वो जिस फाइनल जो इंसान उसे देगा वो होता है इंसिडेंस ऑफ दैट टैक्स। और इम्पैक्ट तो आप पे पड़ा, क्योंकि आपको मैंने बोला जैसे कि आप एक दुकान वाले हैं और आप एक बिस्किट का पैकेट बेच रहे हैं, आप पे टैक्स लगा 5%, और आपने वो टैक्स ना देके जिसने वो बिस्किट खरीदा उस पे वो टैक्स ट्रांसफ़र कर दिया। तो इम्पैक्ट आप पे पड़ा, इंसिडेंस फाइनल उस पे पड़ा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट उसी पर्सन पे होता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। अब मान लीजिए आप इनकम कमा रहे हैं तो आप ही टैक्स देंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और पे ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम ये टैक्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है नेचर में। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये जानें कि प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो इनकम के साथ साथ बढ़ेगा, अमीर पे ज़्यादा, गरीब पे कम। और इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मतलब ये होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इनकम कितनी है, या आप पे उतना ही लगेगा जितना लगना है। ठीक है। इसमें सर्विस टैक्स, जीएसटी, अब तो ये सारे टैक्स हट चुके हैं, सिर्फ जीएसटी रह गया है। ये बेसिकली होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बेसिक डिफरेंस, ये इसका इंसिडेंस ही होता है। ठीक है। ये बेसिक डायरेक्टली एक इंडिविजुअल से लिया जाता है। ये जो है वो एक, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चर ऑफ गुड है, कोई गुड्स बना रहा है, उस पे लगता है। और ये क्या होता है, जो गुड को खरीदेगा ना उस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, तीन तरह के टैक्स होते हैं। प्रोग्रेसिव, आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, ये सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, इनकम बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ना चाहिए। रिग्रेसिव में होता है इनकम तो बढ़ रही है लेकिन टैक्स कम हो रहा है आप पे। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आपको 5% टैक्स देना है। अब चाहे आप 10,000 कमा रहे हो या आप 20,000 कमा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 5% टैक्स देना ही है। ठीक है। अब देखो, कुछ कैनन ऑफ टैक्सेशन होते हैं कि टैक्स बेस्ट कैसे होगा। इसमें आता है कैनन ऑफ इक्विटी, एडम स्मिथ ने दिया था। इसमें आता है एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें आता है कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। अब ये क्या होते हैं? कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि इक्विटी होनी चाहिए, आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे, कम है तो कम टैक्स पे करोगे। सर्टेनिटी मतलब कि जो भी प्रोसेस है वो सर्टेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का प्रोसेस रोज चेंज हो रहा है, प्रोसेस सर्टेन होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, दैट इज कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब कन्वीनियंट होना चाहिए टैक्स को भरना, ऐसा नहीं है कि आपको फाइल वर्क ही करते रहना है, आपको लाइन में ही लगे रहना है 2-2 घंटे, तो आप ऐसे ही टैक्स नहीं पे करना चाहोगे, तो कन्वीनियंट होना चाहिए। कैनन ऑफ इकोनॉमी में आता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है
वो उसकी जो कॉस्ट आती है टैक्स कलेक्शन में वो कम होनी चाहिए जितना टैक्स आया है। बेसिकली टैक्स से जितना रेवेन्यू आया है, जनरेट हुआ है, उससे कम होनी चाहिए टैक्स कलेक्ट करने की कॉस्ट। अब देखिए थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन जो थ्योरी है 3 तरह की होती है, जिसमें एक होता है जिसमें कोई रिलेशन ना हो आपने जो टैक्स दिया और उससे जो आपको बेनिफिट हुआ वो, इसमें ये 2 थ्योरीज आती है। फिर आती है एबिलिटी टू पे, और एक आता है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स पेड एंड बेनिफिट। दोनों में रिलेशन होगा, जो आपने टैक्स दिया उसमें और जो आपको बेनिफिट हुआ उसमें। आगे बढ़ते हैं। द एक्सपीडेंसी थ्योरी। देखो इसमें क्या होता है, हर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन प्रपोजल मस्ट पास द टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए टैक्स। ठीक है, टैक्स जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल होना चाहिए। सोशल पॉलिटिकल कॉस्ट में ये होता है कि पॉवर्टी है, वेलफेयर पॉवर्टी कम कर रहा है टैक्स, टैक्स वेलफेयर बढ़ा रहा है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट के बेसिस पे नहीं है, बस वो टैक्स पॉवर्टी कम करना चाहिए, वेलफेयर बढ़ाना चाहिए, वो होता है सोशल पॉलिटिकल कॉस्ट में टैक्सेशन का मतलब। एक्सपेडिएंसी में ये होता है कि वो टैक्स जो है वो आपको बेनिफिट देना चाहिए, उस टैक्स को प्रैक्टिकल होना चाहिए, लायबल होना चाहिए, वो होता है एक्सपेडिएंसी में। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, बेसिकली ये क्या कहता है, सेलिग्मन ने दिया है, ये कहता है कि आपकी कितनी एबिलिटी, अगर आपकी एबिलिटी ज़्यादा है टैक्स पे करने की तो आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे। ठीक है। बेनिफिट रिसीव थ्योरी ये बोलता है कि जो बर्डन है टैक्सेशन का वो लोगों में इस तरह से डिवाइड होना, जितना उन पे बेनिफिट मिल रहा है टैक्स का उनको, उतना ही उन पे टैक्स लगना चाहिए, ये कहता है। कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है पब्लिक गुड्स आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रही है उनकी जो कॉस्ट है वही टैक्स होना चाहिए, आपसे वही टैक्स लेना चाहिए। मान लीजिए पब्लिक गुड की कुछ कॉस्ट आ रही है, वही आपसे एज अ टैक्स लेना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आप ये कभी पता ही नहीं लगा सकते कि गवर्नमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई पब्लिक गुड डिस्ट्रीब्यूट करने में। कोई आप किसी से जाके पूछोगे कि आप ये पब्लिक गुड आपकी कितनी वांट सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोलोगे भाई हमारी तो बहुत करे, तो आप ऐसा करो इतना टैक्स दे दो। आप तो बोलोगे ना कम ही कर रहा है, क्योंकि आपको तो टैक्स देना ही नहीं है जनरली, आप तो चाहते हो हम तो कम टैक्स दे, जनरली कौन बताता है सर्वे में सच। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल वाले में ये डिफेक्ट है कि कोई या पता ही नहीं लगा सकते कि गवर्नमेंट ने कितना पब्लिक गुड आपकी कितना गवर्नमेंट के पब्लिक गुड ने आपकी वांट्स को सेटिस्फाई किया। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सेक्रीफाइस। इसमें 3 चीज़ें आती है, इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस और इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। जो इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस है वो ये बोलता है कि आपकी जितना भी आप टैक्स पेयर हो सारे टैक्स पेयर को इक्वल सेक्रीफाइस करना है इनकम का, इक्वल। ठीक है। इक्वल प्रोपोर्शनल में ये बोलता है कि आपके जो प्रोपोर्शन है इनकम का वो सबको हर टैक्स पेयर को अपनी टोटल इनकम का इतना प्रोपोर्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सबको इक्वली करना पड़ेगा। आप 50,000 कमा रहे हो तो भी आपको 5% सेक्रीफाइस करना है, अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो भी आपको 5% सेक्रीफाइस करना है। बेस्ट होता है इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। इसमें जितनी आपकी इनकम की मार्जिनल यूटिलिटी है उतना ही आपको सेक्रीफाइस करना है। मान लीजिए अगर आप बहुत अमीर हो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आपको जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उस चीज़ से, एक्स्ट्रा एक चीज़ आपने एक्स्ट्रा, आपकी इनकम थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ी, उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वही मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब आपकी जब आप अमीर हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम कम होती जाती है, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है, तो आप उसके लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, ये वो इसलिए ये प्रोग्रेसिव माना जाता है। इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस एक अच्छा सिस्टम माना जाता है, क्योंकि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम है आप उतना ही सेक्रीफाइस करो एज अ टैक्स पेयर। ठीक है। इंडिया में देखिए इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो है वो इनकम पे लगता है इंडिविजुअल की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, अनरजिस्टर्ड फर्म्स एंड अदर एसोसिएशन ऑफ द पीपल। ठीक है, ये बेसिकली टर्म्स है। इंडिया में इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, मैंने बताया प्रोग्रेसिव क्या होता है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे, अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम टैक्स पे करोगे। गवर्नमेंट ने स्लैब्स डिसाइड कर ही रखे हैं। देखिए ये स्लैब्स है, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। अगर आपकी 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा है तो आपको कुछ नहीं पे करना, अगर आपकी 5 लाख तक है तो आपको 5% पे करना है। ऐसे ही ये पूरे स्लैब्स बने हुए हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स वो टैक्स होता है जो एक कॉरपोरेट फर्म पे लगता है। ठीक है, मतलब आपको अगर आप एक कॉरपोरेशन के मालिक हैं तो आपको इनकम टैक्स तो पे करना ही है, साथ में आप एक कॉरपोरेशन के मालिक है तो आपको कॉरपोरेट टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 उनको कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। टैक्स ऑन वेल्थ एंड कैपिटल। देखिए
एस्टेट ड्यूटी क्या होता है? ये वो टैक्स होते हैं जब कोई मर गया, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो उसका जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा उस पे लगने वाला टैक्स, ये टैक्स अब अबॉलिश हो चुका है। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स वो टैक्स होता है अगर आपकी 3 करोड़ से ज़्यादा वर्थ है, नेट वर्थ है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये भी अब अबॉलिश हो चुका है। गिफ्ट टैक्स वो टैक्स होता है अगर आपने किसी ने किसी को आपको गिफ्ट दिया तो उस पे लगने वाला टैक्स गिफ्ट टैक्स होता है। ये बस तब एक्सेप्शन इसके क्या है कि आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दिया, आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी को गिफ्ट दिया हो तो नहीं लगेगा, वरना लगेगा। ये भी अबॉलिश हो चुका है 1998 में। कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जब आप किसी कैपिटल से प्रॉफिट कमाते हैं, किसी कैपिटल को बेच के, कैपिटल एसेट को बेच के आप कोई प्रॉफिट कमाते हैं, वो कैपिटल गेन होता है, उस पे लगने वाला टैक्स कैपिटल गेन टैक्स होता है। कैपिटल क्या होते हैं? कैपिटल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, हाउस, ज्वेलरी, ये सब। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि अब हट चुके हैं क्योंकि अब जीएसटी आ चुका है। तो कस्टम ड्यूटी एक टैक्स हुआ करता था, ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है। ठीक है, अगर आप कोई गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर ये कस्टम ड्यूटी लगता है। फिर बात करते हैं आगे, देखिए, जस्ट एज अ कस्टमर ड्यूटी इंश्योर द गुड्स फॉर ऑल अदर कंट्रीज आर टैक्स्ड। आप दो चीज़ें समझिए, एक होता है कस्टम ड्यूटी, अगर गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं आपकी कंट्री से तो वो उन पे आप टैक्स लगाते हो, लेकिन अगर स्टेट में ये चीज़ हो रही है तो आप ऑक्ट्रॉय लगाते हो। ठीक है, स्टेट बॉर्डर अगर क्रॉस कर रहा है तो उस पर ऑक्ट्रॉय टैक्स लगता है। फिर होता है एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी, ये प्रोडक्शन अगर कोई गुड का इंडिया में हो रहा है तो उस पे उसके लगने वाला टैक्स होता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, सर्विस टैक्स, सर्विस अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स सर्विस टैक्स होता है। ये 1994-95 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इसमें एक नेगेटिव लिस्ट होती है। नेगेटिव लिस्ट में क्या होता है कि आप हर टाइम एक एक्सक्लूजन तैयार करते हैं, मतलब आप उस लिस्ट में किसी ना किसी को हटाते जाते हैं, कोई ना कोई सर्विस को हटाते जाते हैं, वो सर्विस अब सर्विस टैक्स से बाहर हो जाती है, उसे ही कहते हैं नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, अभी पहले ये 15% था, अभी जीएसटी ने इसको रिप्लेस कर दिया। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए आया था क्योंकि एक अच्छा सिस्टम था, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत वीक था, वैल्यू एडेड टैक्स में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, तो इसीलिए कमिटीज़ बैठी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम वैल्यू एडेड टैक्स लाएंगे। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी थी उसने बोला वैट पे हम काम करेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स है। ये एक सेल्फ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म था, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इससे बहुत ईजी होने लग गया था, इसलिए हम ये टैक्स लेके आए थे। ठीक है, लेकिन इसको हटाया जीएसटी ने। अब जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया है। दो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो पास हुआ था पार्लियामेंट में 2017 में, और ये बेसिक टैक्स जो इफेक्ट में आया वो आया 1 जुलाई 2017। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है और वो सप्लाई पे लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है, जीएसटी जो है वो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होता है। इसमें मैंने आपको बताया था सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। अब देखिए बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये मल्टी स्टेज है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, ये वैल्यू एडिशन में लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब अपन एक बेसिक चीज़ समझते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले जीएसटी के बारे में। हमने थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया, थोड़ा हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए जीएसटी में 3 चीज़ें होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी अगर आप यूनियन टेरिटरी से हैं तो, आईजीएसटी। मान लीजिए आप किसी एक राजस्थान से आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, यूपी में बेच रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेटेड। हम ही हमें बात करेंगे इन तीनों की। मान लीजिए आप राजस्थान से राजस्थान में ही डील कर रहे हैं गुड्स की, ठीक है, सेम स्टेट में ही डील कर रहे हैं, तो आप पे क्या लगेगा, एक तो सीजीएसटी लगेगा और एक स्टेट जीएसटी लगेगा। 18% मान लीजिए आप जीएसटी दे रहे हैं, मतलब 9% आपका सीजीएसटी हो गया या 9% आपका स्टेट जीएसटी हो गया। ठीक है, ये होता है ऐसे अगर आप स्टेट टू स्टेट में ही कर रहे हैं तो। लेकिन मान लीजिए अगर आप राजस्थान से यूपी में बेच रहे हैं, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप राजस्थान से यूपी में कोई गुड बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप पे लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, अब मान लीजिए राजस्थान से आपने गुड्स बेचा यूपी में, तो सेल ऑफ गुड पे लगता है जीएसटी। इसका मतलब है कि यहाँ यूपी में लगेगा, मतलब कि राजस्थान से सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी लिया, मान लीजिए 18%, 9% सेंटर ने अपने पास रखा, क्योंकि सेंटर को तो रखना ही, क्योंकि सेंटर में सब लोग आते हैं।
9% सेंटर ने अपने पास रखा और 9% दे दिया यूपी को। अब क्या हुआ फ़ायदा, राजस्थान को ये फ़ायदा कि यहाँ पे बना गुड, ठीक है, मैन्युफैक्चर हुआ, इसको वैसे फ़ायदा हो गया, इसने यूपी को बेच दिया। अब यूपी को क्या फ़ायदा कि यूपी को जीएसटी मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इसको, इसको ये फ़ायदा हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो फ़ायदा है ही। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का ट्रांसफ़र करते हैं तब लगता है, और इसे देता कौन है, ये कहाँ पे लगता है, इसे मिलता किसको ही है, जिसको गुड बेचा होता है फाइनली उसको मिलता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। एक होता है जीएसटी, देखिए एक तो होता है जीएसटी रिटर्न, हर 3 महीने में भरा जाता है। जीएसटी रिटर्न क्या होता है, मान लीजिए आप ने आप पे 20 रुपये की जीएसटी थी, ठीक है, आपने गुड्स किसी को बेचा, आपने रॉ मटेरियल खरीदे, गुड्स बनाए, गुड बनाया, आप पे आपने 20 रुपये की जीएसटी सरकार को दे दी। अब क्या हुआ, आपने गुड किसी को बेचा, जिसको भी बेचा उस, मान लीजिए आपने बी को बेचा, तो जिस भी इंसान को आपने गुड बेचा उस पे उसने आपको दी 25 रुपये की जीएसटी। अब आपने 20 तो अपना रख लिया पहले जो आप सरकार को दे चुके हैं, और 5 जो है उसका ले लिया। अब वो जो 5 रुपये आपको मिले वो आपको सरकार को वापस देने पड़ेंगे। टोटल आपको 25 रुपये की जीएसटी देनी है, ऐसा नहीं है आपको ये 45 रुपये की देनी है, आपको टोटल 25 की देनी है। लेकिन जिसको आपने बेचा उसने 5 आपको दिए, वो 5 आपको वापस सरकार को देनी पड़ेंगे, वो बेसिकली जीएसटी रिटर्न होता है, ठीक है। देखिए जीएसटी मल्टी स्टेज है, मल्टी स्टेज मतलब ये जब एक जो गुड बनता है तो वो अलग अलग चेन से होके जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर से फाइनल सेल तक जाता है, रॉ मटेरियल खरीदते हैं हम तो ये अलग अलग स्टेज पे लग जाता है, आपको वापस वापस रिपीट नहीं करना पड़ता कि आप इस स्टेज पे तो 10 दे रहे हैं, फिर इस पे 10 दे रहे हैं, तो आपको टोटल ऐसे इस पे इसी को मिला के 20 दे रहे हैं, 10 इसकी 10 इसकी, ऐसा नहीं है, आपने एक स्टेज पे कर दी बहुत है, दूसरे स्टेज की उसको हटा के देंगे आप, ठीक है। फिर आता है डेस्टिनेशन बेस्ड, मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया गुड्स राजस्थान में बचे हैं और बेचे गए हैं गुजरात में, तो जीएसटी जो है वो जहाँ पे कंज्यूम हुआ है वहाँ लगेगा, ठीक है। रेवेन्यू गुजरात को जाएगा क्योंकि आपने राजस्थान से बनाया, गुजरात में बेचे हैं, मैंने बताया था यूपी में बेचे हैं, तो यूपी को रेवेन्यू जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जीएसटी का एडवांटेज क्या हुआ, ये डबल इफेक्ट कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, बार बार एक ही गुड्स पे अलग अलग टैक्स लग रहा है, वो सब खत्म हो गया, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी एकदम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है, आप रिटर्न फाइल सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, कॉम्प्लिकेशंस कम है इसमें, ठीक है। एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई, अब सारे इनडायरेक्ट टैक्स हट गए, एक ही जीएसटी है, तो कितना एफिशिएंट हो गया होगा आप खुद ही सोचिए, ठीक है। ये बहुत फ़ायदा भी हुआ क्योंकि पहले मान ली एक फ़ायदा और है कि मान लीजिए पहले स्टेट्स में लड़ाई हो जाती थी, राजस्थान ने यूपी, मान लीजिए सब अलग अलग टैक्स ले रहे हैं, राजस्थान एक गुड के लिए ले रहा है 10%, यूपी उसके लिए 5% ही ले रहा है, तो सब लोग क्या करेंगे, यूपी में भागेंगे फैक्ट्री लगाने कि हम यहाँ लगा लेते हैं, भाई टैक्स कम लग रहा है। तो ऐसे पूरे देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ का ही हो रहा था। तो अब क्या होने लग गया कि सब स्टेट का डेवलपमेंट होने लग गया, मान लीजिए कोई असम है, असम है, ये तो एरियाज़ हैं, इनमें पहले लोग फैक्ट्रीज नहीं लगाते थे, अब सब जगह एक ही तरह का टैक्स है, तो आपने राजस्थान में भी एक अपनी इंडस्ट्री खोल दी, एक असम में भी खोल दी, सब जगह एक ही टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है, इससे पूरे देश का डेवलपमेंट होने लगा। इसलिए जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि क्या क्या होते हैं ये, ठीक है। जीएसटी में ये वही है, सीजीएसटी, ड्यूअल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। स्लैब्स देख लीजिए आप कि जीएसटी में ये 0% इन पे नहीं लग रहा है, 5% इन पे लग रहा है, 12% इन पे लग रहा है, 18% सोप ऑयल टूथपेस्ट इन पे भी लग। आप कभी अब जब सामान खरीदने जाएँ ना, होटल में खाना वाना खाने जाएँ, तो आप देखें बिल पे कि जीएसटी कितना लगा है, आपको पता लगेगा कि सीजीएसटी भी आपसे लिया है, आपसे एसजीएसटी भी लिया है और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मान लीजिए आपके बिल पे 18% आया है, तो 9 आपसे सीजीएसटी ले लिया और एसजीएसटी आपसे 9 ले लिया। अब देखना आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर डेली लाइफ, तो आप ज़रूर इसको देखें अगली बार जब भी आप जाएं। देखिए सारी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम पे पीपीटी ले सकते हैं कि कौन कौन से आइटम पे कितना कितना % जीएसटी लग रहा है, ठीक है। जीएसटी से पहले वैट था, वैट को हटा दिया गया। पहले इंटर स्टेट, जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान में गुड बेचा, तो आपको क्या है, राजस्थान वाले एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, आपको सर्विस ड्यूटी भी लगेगी, देना पड़ेगा राजस्थान को, ठीक है। ये भी होता था, आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, सर्विस ड्यूटी देना पड़ेगा, सेंट्रल को टैक्स देना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, आप सीधा सीजीएसटी देते हैं, एसजीएसटी देते हैं, ख़त्म, ठीक है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस हो गया है, ठीक है। ओवरलैपिंग होता था टैक्सेस का, सब अलग अलग टैक्स मांग रहे हैं,
कहीं आपने डबल टैक्स दे दिया, इसको भी टैक्स दे दिया, उसको भी टैक्स दे दिया, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था। तो जब गुड्स बने तब भी टैक्स लग रहा है, जब गुड्स बेचे तब भी टैक्स लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह लग रही है। तो इससे क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उन सबको नुकसान होता था, इन्वेस्टर्स को नुकसान होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स सिस्टम अगर ख़राब हो कंट्री का तो बहुत ही मिसमैनेज चीज़ें हो जाती है। टैक्स सिस्टम ईजी होना चाहिए और सही होना चाहिए एकदम, ताकि सबके लिए इजी रहे। टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, अब अगर आपको जीएसटी पूरी तरह समझ आया है तो हम नेक्स्ट टॉपिक, आपको जो भी पढ़ना हो आप बता सकते हैं कमेंट में।